नमस्ते आई ग्रास्पर्स। इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में आप सबका स्वागत है। जीवन में अनुभव से पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और निपुणता से पता चलता है कि कोई भी काम कैसे करना चाहिए, लेकिन आपका विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की अनुमति देता है। इसलिए अपने आप पर और अपनी योग्यता पर विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। इसी हफ्ते भारत ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अपनी आइकॉनिक परेड के साथ अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। समारोह में देश की सेना के शौर्य और सांस्कृतिक विभिन्नता का प्रदर्शन करते हुए भारत का नया रूप दिखाया गया। इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फत्ताह एल सीसी इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। क्या आपको मालूम है कि इस साल पहली बार सीआरपीएफ की विमेन आर्म्ड पुलिस बटालियन के दल के साथ साथ दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल और बीएसएफ कैमल बैंड को भी परेड में शामिल किया गया था। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार द्वारा पद्म अवार्ड्स के विजेताओं की घोषणा भी की गई। भारत रत्न के बाद यह भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। भारत का सेकंड हाईएस्ट ऑनर पद्म विभूषण दिलीप महालनबिस को उनके ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के लिए दिया गया। यह अवार्ड उनके साथ साथ 6 और लोगों को भी दिया गया। पद्म भूषण सुधा मूर्ति, वानी जयराम और एसएल भायरप्पा सहित 9 लोगों को दिया गया। पद्म अवार्ड्स पाने वाले 106 लोगों की पूरी सूची देखें और भारत का यह इनक्रेडिबल ईयर मनाएं। क्या आपको मालूम है कि भारत सरकार द्वारा हर साल विशिष्ट बच्चों को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड दिए जाते हैं और इस साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 विशिष्ट बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नई खोज, समाज सेवा और खेलकूद के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इन भाग्यशाली विजेताओं को कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के घर में उनके साथ बातचीत का मौका भी मिला। इन बच्चों की अनोखी उपलब्धियों के बारे में पढ़ें और अपने विचार हमें contact@igrass.com पर भेजें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म शताब्दी के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी हफ्ते इन महान स्वतंत्रता सेनानी को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए कॉलोनियल रूल के प्रति उनके तीव्र विरोध को याद किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नेताजी को समर्पित प्रस्तावित मेमोरियल के मॉडल के उद्घाटन के लिए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स गए। इस मेमोरियल की स्थापना रॉस आइलैंड पर की जाएगी। 2018 में इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था। हमें वहां जाकर उनके इतिहास की और जानकारी प्राप्त करने का इंतजार है। पिछले हफ्ते जेसिंडा अर्डन द्वारा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने के बाद वहां की रूलिंग लेबर पार्टी ने क्रिस हिपकिंस को देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया। क्या आपको मालूम है कि 2017 में अर्डन को चुने जाने पर वे दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला नेता बनी थी। वोट के बाद अपनी पहली स्पीच में क्रिस हिपकिंस ने कहा कि वे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने पर ध्यान देंगे। हमारी ओर से उन्हें इस नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और एविएशन जायंट बोइंग मिलकर नए कमर्शियल एयरक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होंगे। इस परियोजना का लक्ष्य है भविष्य में ऐसे कमर्शियल एयरलाइनर्स तैयार करना जो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो और उनसे कम कार्बन पैदा हो। यदि ये परियोजना सफल हो जाती है तो हम 2030 तक ऐसे इको फ्रेंडली प्लेन्स हवा में उड़ते हुए देखेंगे। यह तो बहुत बड़ी बात हुई ना। रूस के शहरों का तापमान 60 डिग्री से कम रहता है। अब ग्रीनलैंड का तापमान 1000 साल की तुलना में सबसे ज्यादा है। 100 साल पहले के बर्फ के नमूनों को देखकर वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि ग्रीनलैंड का तापमान 20वीं सदी की तुलना में 21वीं सदी में 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।
इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग के संकट से निपटने के लिए जल्द ही कदम उठाने होंगे ताकि आइस शीट को पिघलने से रोका जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर की सरकारें इस तरफ ध्यान देंगी। टेनिस की दुनिया में यह हफ्ता बहुत ही रोमांचक रहा क्योंकि 2023 एडिशन के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की कुछ अंतिम राउंड्स का आयोजन किया गया। 9 बार चैंपियन रहे नोवाक जोकोविक ने पुरुषों के सिंगल सेमीफाइनल में टॉमी पॉल को हरा दिया और अब वे आज ही स्टेफेनोस सिट्सिपास का सामना करेंगे। उम्मीद है कि वे 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत लेंगे। महिलाओं के सिंगल्स फाइनल में 5th सीड और टूर्नामेंट फेवरेट अरीना सबालेंका का मुकाबला विंबलडन चैंपियन एलिना रिबकीना से हुआ। भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने शुक्रवार को कंपैट्रियट रोहन बोपन्ना के साथ मिक्स्ड डबल फाइनल में हारने के बाद अपने करियर को साइन ऑफ कर दिया, जिससे एक युग समाप्त हो गया। क्या आपको मालूम है कि उन्होंने अपने करियर में कुल 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं? फाइनल्स के बाद उनकी स्पीच जरूर सुनिए। इस साल 95th कवेटेड अकेडमी अवार्ड सेरेमनी का आयोजन 13 मार्च को किया जाएगा। इसकी नॉमिनेशंस की घोषणा इसी हफ्ते कर दी गई थी और भारत का अवार्ड जीतने का काफ़ी बड़ा स्टेक है। जी हाँ, हमारी फिल्म RRR का गाना नाटू नाटू सर्वश्रेष्ठ गाने के लिए नॉमिनेट किया गया है। शौनक सेन की फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री और द एलिफेंट विस्परर्स सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट की गई हैं। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस सबसे ज़्यादा नॉमिनेटेड फिल्म है और इसको 11 नॉड्स मिले हैं। हमारी आशा है कि भारत को कम से कम एक गोल्डन अवार्ड ज़रूर मिले। इस हफ्ते हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया है, तो इस संबंध में यह पूछना आवश्यक हो जाता है कि क्या आपको यह मालूम है कि हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है? हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया जन गण मन है, जबकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। राष्ट्रगीत किसी भी देश द्वारा अपनाया गया देशभक्ति का गीत है, जबकि राष्ट्रगान एक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है जो विशेष अवसरों पर गाया जाता है। क्या आपने इस हफ्ते गणतंत्र दिवस पर इनमें से कोई गीत गाया? हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने एक नया इंडेक्स जारी किया है जिसमें टूरिज्म के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली शहरों की सूची दी गई है। इस सूची के इंडिकेटर्स में म्यूजियम टिकट्स और होटल के कमरों के साथ साथ यह भी शामिल किया गया है कि वहाँ की सरकारें और कारोबार टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रूप में इन शहरों में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि पेरिस में 2024 के समर ओलंपिक्स के आयोजन की तैयारी चल रही है? शायद इसीलिए उसे इस सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। इसके बाद बीजिंग, ऑरलैंड, शंघाई और लास वेगस आते हैं। क्या आप इस इंडेक्स में दिए गए किसी शहर में गए हैं? इस सप्ताह का मुहावरा है खाक छानना, जिसका मतलब है इधर उधर भटकना। नौकरी ना मिलने के कारण श्याम खाक छानने पर मजबूर हो गया। बूझो तो जाने, अपनों के ही घर ये जाए, 3 अक्षर का नाम बताए। शुरू के 2 अति हो जाए, अंतिम 2 से तिथि बताए। बताओ कौन? अतिथि। पहचानो कौन? 16वीं सदी के इन इंग्लिश फिलोसोफर और स्टेट्समैन को उनके साइंटिफिक मेथड और कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द साइंटिफिक रेवोल्यूशन और रेनेसांस के कारण अक्सर फादर ऑफ एम्पिरिज्म कहा जाता है। 12 साल की उम्र से कैम्ब्रिज से अपनी कॉलेज लाइफ शुरू करने के बाद वे 20 साल की उम्र में संसद सदस्य बन गए थे। वे लॉर्ड चांसलर के रूप में इंग्लिश लीगल प्रोफेशन की ऊंचाइयों तक पहुंच गए थे। इन्हें पहचानना कुछ मुश्किल था ना? ये सर फ्रांसिस बेकन हैं। क्या आपको मालूम है कि स्पेस में हमारी उम्र अलग तरह से बढ़ती है? स्पेस में अलग अलग ग्रहों पर समय और गति अलग अलग होते हैं, जो मुख्य रूप से उनके मास और ग्रेविटेशनल फोर्स पर निर्भर करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ने पर उसका ग्रेविटेशनल पुल भी बढ़ जाता है।
क्योंकि समय की गति और धीमी हो जाती है। इस प्रकार मंगल पर आपकी उम्र जल्दी बढ़ेगी क्योंकि उसकी ग्रेविटी पृथ्वी से कम है। लेकिन यह बहुत ही मजेदार बात होगी कि हर साल अपना जन्मदिन मनाने के बाद भी आप स्पेस में जवान ही दिखते रहेंगे। स्थान और समय के बीच संबंध को परिभाषित करने वाला प्रसिद्ध सिद्धांत किसने दिया? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। जॉन स्कली एप्पल इंक के सीईओ थे जब कंपनी ने अपनी पहली कपड़ों की लाइन लॉन्च की थी। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर लोढ़ा वर्ल्ड स्कूल पलावा के अबीर अपूर्व त्रिपाठी का हार्दिक अभिनंदन। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का यह समाचार कैप्सूल पसंद आया होगा। गिरने के बाद दोबारा उठकर खड़े होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी असफलता का असर अपने विश्वास पर न आने दें। अपनी गलतियों से सबक सीखें और फिर से कोशिश करें। अपना विश्वास बनाए रखने की यही कुंजी है। इस सप्ताह के लिए इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।